हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछला वीडियो में पार्ट 4 के माध्यम से हम लोग लेसन 2 का कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे और लेसन 2 का कुछ शेष क्वेश्चन आंसर रह गया था, जो कि इस भाग में हम लोग उसको देखेंगे। यानी पार्ट 5 में जो है लेसन 2 का जो कुछ क्वेश्चन आंसर रह गया था उसको हम लोग देखेंगे। तो बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए पार्ट 5 लेकर हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाँ, इस लेसन का अर्थात लेसन 2 का ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम लोग लेसन 3 की तरफ प्रवेश करेंगे। लेसन 3 में प्रवेश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है क्वेश्चन में कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो होता है NaCl जो होता है, लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है। तो देखिए इसका आंसर समझने का प्रयास करते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है, यानी कि शुष्क HCl होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। बहुत ही सिंपल आंसर है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, इसलिए अम्लीय विलक्षण प्रदर्शित नहीं करती है, जिसके कारण लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। तो देखिए हम लोगों का क्वेश्चन था, एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में जो होता है हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, इसलिए यह अम्लीय विलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। अम्लीय विलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए जो है लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है कि अम्ल जो होता है, अम्ल को तनुकृत, तनु मतलब पतलापन, है ना, पतला होता है, पतलापन करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है। कहने का मतलब कि सावधानी बरतने के लिए बताया जाता है कि अम्ल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। यानी अम्ल को किस में मिलाना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए, ऐसा नहीं कि जल को अम्ल में मिलाएंगे। चलिए तो इसका जवाब समझने का प्रयास करते हैं। जल के साथ सांद्र अम्ल की अभिक्रिया उसमें छिपी है। देखिए जल के साथ जो होता है अम्ल जो अभिक्रिया करता है उसमें छिपी अभिक्रिया होती है, और पीछे जो है स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें छिपी अभिक्रिया की परिभाषा। उसमें छिपी अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें ऊष्मा के साथ साथ ये उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो जल के साथ जो होता है सांद्र अम्ल की अभिक्रिया उसमें छिपी होती है, इसलिए सांद्र अम्ल को जल में धीरे धीरे डालना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जल में अम्ल को डालते हैं, है ना, न कि अम्ल में जल को। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, है ना, और अम्ल डालते समय जल को लगातार हिलाते रहना चाहिए। ऐसा करने से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत कम होती है। देखिए जब जो है जल में हम लोग अम्ल को डालते हैं तो जल को लगातार जो है हिलाते रहना चाहिए, उसको जो है चलाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है
कि जो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होती है बहुत कम होती है। यदि जल के सांद्र अम्ल में मिलाया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, जिससे मिश्रण में उफान आ सकता है और मिश्रण उछलकर चेहरे और कपड़ों को जला सकती है। साथ ही साथ अधिक उत्पन्न ऊष्मा के कारण कांच का बर्तन भी टूट सकता है। अतः सांद्र अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाने की सलाह दी जाती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम लोगों का था कि अम्ल को तनुकृत करते समय या अनुशंसित करते हैं, अनुशंसित किया जाता है। अनुशंसित का मतलब ये सावधानी बताया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो है अम्ल को जल में डालना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है, हम लोग जानते हैं कि जल के साथ जो अम्ल की क्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है ना। तो जब अम्ल को जल में डालते हैं तो जल को हिलाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऊष्मा की मात्रा बहुत कम उत्पन्न होती है। अगर अम्ल में जल को मिलाया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, और उस स्थिति में मिश्रण में उफान आ सकता है। अत्यधिक ऊष्मा जब उत्पन्न होगा तो, और मिश्रण जो है छलक करके चेहरे और कपड़ों पर जा सकती है, जिससे हानि हो सकता है। और इसके साथ साथ कांच का बर्तन भी टूट सकता है। इसीलिए जो है सलाह दिया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कैसे प्रभावित होती है, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होती है, मतलब कम अधिक बतलाना था कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है, यानी कि क्या होता है तो कम हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी क्वेश्चन कर रहा है कैसे प्रभावित होती है। इसका मतलब कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या होती है, तो इसका भी जो होता है बढ़ जाता है। इसमें जो सांद्रता बढ़ जाता है और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, उसमें हाइड्रोनियम है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, कम हो जाती है, और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 2 बिलियन ए एवं बी है, 2 बिलियन है, घोल तैयार है दो तरह का। बिलियन ए के पीएच का मान 6 है। एगो बिलियन जो ए है उसका पीएच मान 6 है, एवं जो बिलियन बी है उसके पीएच मान 8 है। तो कह रहा है कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि जो जितना अधिक अम्लीय होता है, अम्लीय का एच से पहचान हम लोग करते हैं। तो ये बात क्लियर है कि जितना 7 से कम मान होगा वो अधिक अम्लीय होगा। इसलिए कि जैसे जैसे 7 के नज़दीक जाएंगे वो उदासीन में परिवर्तित होते जाएगा, उदासीन के नज़दीक होते जाएगा। तो कहने का मतलब कि कौन अम्लीय होगा, अधिक ए, बिलियन ए होगा अधिक, है ना। और बिलियन बी जो होगा ये कम अम्लीय होगा, कैसे कि ये 8 है पीएच मान, तो ये क्षारीय होगा, है ना। बिलियन ए के पीएच का मान 6 है जो 7 से कम है, इसलिए बिलियन ए अम्लीय है। क्योंकि अम्लीय बिलियन ही हाइड्रोजन आयन दे सकता है, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अम्लीय बिलियन जो H+ आयन देता है। अतः बिलियन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, बिलियन बी के पीएच मान 8 है तो 7 से अधिक है, इसलिए बिलियन बी क्षारकीय है या क्षारीय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल था, एक का पीएच मान 8 है, एक का पीएच मान 6 है, कौन अधिक अम्लीय है और कौन क्षारीय है। तो जिसका पीएच मान 6 होगा वो अम्लीय होगा, जो 7 से कम होगा वो अम्लीय, 7 से अधिक होगा वो क्षारीय। यानी कि ए जो पीएच
विलयन ए होगा उसका pH मान, विलयन ए जो होगा उसका pH मान कितना होगा, विलयन ए का 6 दिया है तो अम्लीय होगा, और विलयन बी का 8 दिया है तो वो क्षारीय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। H+ आयन की जो सांद्रता का विलयन जो होता है उस पर प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो H+ आयन जो होता है, H+ आयन की सांद्रता जब बढ़ती है, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन और अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, H+ आयन जो है की सांद्रता बढ़ने से विलयन और अधिक अम्लीय होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, और होते हैं तो क्षारकीय क्यों होते हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं ना, H+ आयन अम्लीय देता है, अम्लीय जो होता है H+ आयन देता है। हाँ, क्योंकि क्षारकीय विलयन क्षारक को जल में घुलाने से बनता है। यह जल में क्षारक घुलते हैं, है ना। जब जल में क्षारक घुलते हैं तो जल का भी वियोजन हो जाता है, जिससे H+ आयन बनते हैं। H+ आयन की मात्रा घोल में कम होते हैं और क्षारक के घुलने से OH- आयन की मात्रा अधिक होते हैं, इसलिए विलयन क्षारीय है ना। तो देखिए जब H+ आयन बनते हैं तो H+ आयन की मात्रा घोल में कम होते हैं, है ना, और क्षारक के घुलने से OH- आयन की मात्रा अधिक हो जाती है। हम लोग क्षारक की पहचान करने के लिए जानते हैं OH- से करते हैं पहचान, यानी OH होता है, इसलिए विलयन क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। कह रहा है कि कोई भी किसान जो है खेत की मिट्टी की कैसी परिस्थिति रहेगा, तो बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या चूना पत्थर का प्रयोग करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है जानते हैं, चूंकि बिना बुझा हुआ चूना या चौक तीनों क्षारक है। याद रखिएगा दोस्तों, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, चौक तीनों क्षारक है, इसलिए जो है खेत में इसे तब डाला जाता है जब मृदा अम्लीय हो जाती है ना। इसे खेत में कब डाला जाता है, जब मृदा अम्लीय होती है, मिट्टी अम्लीय हो जाती है, यानी उसका pH 7 से कम हो जाता है। अतः किसान को जब यह पता चल जाता है कि खेत की मृदा अम्लीय हो गई, तब ये बिना बुझा हुआ चूना या चौक खेत में डालते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से सुनिएगा, ये जो है क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर को समझेंगे। पर कोई भी किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, खेत में जो है बिना बुझा हुआ चूना और चूना पत्थर का उपयोग करेगा। तो जब उसको पता चलेगा कि खेत की मिट्टी का pH मान 7 से कम हो गया है, तो वैसे स्थिति में वो इसका प्रयोग करेगा। इसलिए ये तीनों जो होता है, बिना बुझा हुआ चूना और चूना पत्थर, तीनों जो होता है क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारक होता है। ठीक है, इसलिए जो है जब अम्लीय हो जाता है
तो इसका प्रयोग करके उससे क्षार की ये बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण, है ना, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं ना, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। चलिए अगला कह रहा है कि उस पदार्थ का नाम बताइए, उस पदार्थ का नाम बताइए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है ना। यानी इसका आंसर क्या होगा? बुझा हुआ चूना। इसका आंसर हो जाएगा बुझा हुआ चूना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें याद रखिएगा धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है ना। धोवन सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं ना। मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का? तो धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण की। ये क्वेश्चन देखिए पीछे बन चुका है, तो फिर भी समझ लीजिए। जो समीकरण पूछ रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा। तो इसको जो है विलयन में गर्म कर दिया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 3 चीज़ बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए NaHCO3 गर्म करने पर, संतुलित करने पर दो आया है, तो Na2CO3 बनेगा प्लस H2 प्लस CO2। यही समीकरण हो गया, है ना। इसको याद रखिएगा कि जब बेकिंग सोडा को, खाने वाले सोडा को जो है गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है कि जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। पीछे ये भी क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2। खाली समीकरण लिखना है। 3/2H2 त्याग करता है, 3/2H2 बराबर CaSO4 इंटू 2H2। इसका दूसरा समीकरण है, ये भी लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं ना। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू 1/2H2 हो गया। और जल के साथ कह रहा है तो जल जो इसमें 3/2 जल त्याग करता है तब जाके जिप्सम का निर्माण करता है। ये देखिए CaSO4 इंटू 2H2O बन गया। तो स्टूडेंट इसमें से कोई एक ही समीकरण लिखिएगा, दोनों मत लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न अभिक्रिया के लिए पहले सब समीकरण लिखिए तथा उसके बाद उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। कह रहा है कि अभिक्रिया के साथ जो है समीकरण लिखना है ना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है दानेदार जिंक के साथ, यानी जिंक जिसके साथ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? तो देखिए जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऐसा हम लोग जानते हैं कि जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन में आया है। क्वेश्चन में देखिए पहला में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ जिंक है, यहाँ देखिए दानेदार जिंक क्या है, जिंक यानी Zn क्या हो गया। और इसके बाद जो क्रिया करेगा, जब कोई धातु किसी अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, यानी H2 यहाँ से हट जाएगा तो ZnSO4 हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ये Cl वही हो गया शुद्ध मैग्नीशियम पट्टी, यानी Mg से क्रिया करेगा। देखिए दूसरा Mg हो गया प्लस तनु HCl हो गया, है ना। तो यहाँ से H हटेगा तो MgCl2 बनेगा। यहाँ मैग्नीशियम की संयोजकता 2 आया है ना, H2 गैस निकल गया। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 हो गया। एल्युमिनियम जोड़, एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, ये Al हो गया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र H2SO4 हो गया, तो H2 यहाँ से हटेगा तो AlSO4 को तरह से, इसका संयोजकता 3, इसका संयोजकता 2, इस पर आ गया, H2 बाहर निकल गया। उसके बाद फिर संतुलित कर दिया गया है। चलिए चौथा देखिए क्या कह रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl
लौह, लौह मतलब लोहा, लोहा यानी कि लोहा का संकेत Fe होता है। तो देखिए यहाँ पे लोहा हो गया Fe प्लस HCl, H हटेगा FeCl2 हो जाएगा और प्लस H2। ठीक है, इस तरह से जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ से H हटेगा तो Fe इसके साथ आ जाएगा FeCl2, क्लोरीन की संयोजकता एक नहीं लिखाता है, और आयरन की संयोजकता 2, तो यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आश्रित जल में विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं वर्षा जल और ये जल जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें जो है वर्षा जल में होता है जबकि इसमें नहीं होता है। क्यों? तो देखिए, आश्रित जल में कोई आयनिक यौगिक विलय नहीं होता है। आश्रित जल जो होता है उसमें कोई आयनिक यौगिक विलय नहीं होता है, यानी घुला हुआ नहीं होता है, जिसके कारण ये आयनों में विघटित नहीं होते, यानी आयन में टूटते नहीं है। वर्षा जल वायुमंडल से होते हुए भूमि पर गिरते समय वायु की अम्लीय गैस से CO2, SO2, NO2 इत्यादि को घुला लेता है। देखिए, जब वर्षा जो है वायुमंडल से होते हुए भूमि पर गिरता है तो बहुत सारी गैस वायुमंडल में होती है जिसको अपने में घुला लेता है, जिससे विभिन्न प्रकार के अम्ल, क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रस अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। देखिए, जब ये सब विभिन्न प्रकार की गैसों को अपने में जो है घुला लेता है तो बहुत प्रकार के अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल आयनों में विघटित होते हैं, यही अम्ल जो आयन में विघटित हो जाता है, इसलिए वर्षा जल विद्युत के चालन करता है। इसलिए वर्षा जल विद्युत के चालन करता है। ठीक है, ये इस तरह से जो है इसका आंसर हुआ। वर्षा का जल ऊपर से आते हुए बहुत सारी गैसों को आपस में मिलाती है और बहुत अम्ल का निर्माण करती है और ये आयनों में विघटित होता है, इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइटेड कर लीजिएगा। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? चलिए तो जानते हैं। कह रहा है कि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल जो होता है जब जल में घुलता है तो H+ आयन देता है। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लों का व्यवहार अम्लीय होता है। हाइड्रोजन अम्ल उपस्थित होता है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, इसलिए जो है अम्लों का व्यवहार अम्लीय होता है। अतः जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं, इस कारण अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। बात समझ में आ गया कि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लों का व्यवहार अम्लीय होता है। अतः जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं, इस कारण जल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ताजे दूध के pH मान 6 होता है। यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एक है, ताजे दूध का pH मान कितना होता है? 6 होता है। दही बन जाने पर इसका pH मान में क्या परिवर्तन होगा? अब सोचिए जरा। दही जो कि खट्टा होता है ना, तो खट्टा होता है तो अम्लीय होगा तो इसका मतलब कि 6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो देखिए, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है। देखिए, इसलिए pH का मान 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ताज़ा दूध का pH मान 6 होता है और जब दही बनता है तो उसका pH मान घट जाता है, यानी कि 6 से कम हो जाता है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन कि एक गवाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। देखिए, गवाला जो दूध बेचने का काम करता है, दूध दूहता है ना, तो वो जो है ताज़ा दूध में जो है क्या मिलाता है? बेकिंग सोडा मिलाता है। ताज़ा दूध के pH, दो क्वेश्चन है, ताज़े दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? जैसा कि अभी हम लोग तुरंत जाने
कि ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, लेकिन बेकिंग पाउडर जब उसमें मिलाते हैं तो उसका pH मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी क्षारकीय हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर जानते हैं। दूध की प्रकृति अम्लीय होती है ना, 6 होता है ताज़े दूध का pH मान, यानी कि उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए दूध में बेकिंग सोडा मिलाकर क्षारीय बना दिया जाता है ताकि दूध अधिक समय तक रह सके। यानी कि दूध को फटने से रोकना चाहते हैं तो उसमें बेकिंग पाउडर मिला देंगे, ज़्यादा समय तक दूध रह जाएगा, दूध फटे नहीं। दूध फटने के तात्पर्य है दूध का खट्टा होना, दूध खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए गवाला जो है दूध में क्या मिलाता है, बेकिंग सोडा मिलाता है, मीठा सोडा। चलिए, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। देखिए, जिस दूध में बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है उसको दही बनने में क्यों समय लगता है। ऐसे दूध को दही बनने में चूँकि अधिक क्षारीय हो जाता है, अधिक क्षारीय हो जाता है तो उसका pH मान धीरे धीरे कम होगा, इसलिए ज़्यादा समय लग जाता है। ऐसे दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि क्षारीय दूध पहले अम्लीय होता है तब दही बनता है, अतः दूध को के लैक्टिक अम्ल को पहले उसमें उपस्थित क्षार को उदासीन करना होता है तब दही बनता है। ठीक है, तो जिस दूध में बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो उस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, तो इसलिए कि वो अधिक क्षारीय हो जाता है, क्षारीय को अम्लीय होने में समय लगता है और तब जाके दही बनता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। चलिए, क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है आद्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए, मतलब जिसमें नमी की मात्रा नहीं हो, इसलिए जो है आद्ररोधी बर्तन में जो है जिसमें नमी नहीं हो उसी में जो है रखना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए पीछे हम लोग जान चुके हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल से बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, तो नमी की मात्रा रहेगा तो तुरंत जिप्सम में बदल जाएगा, है ना। देखिए इसका आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल से अभिक्रिया जल को अवशोषित कर लेता है ना, और कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, नहीं तो कुछ समय बाद इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी, है ना। इसकी पूरी मात्रा जो है जिप्सम में बदल जाएगी। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, तो इसलिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से जो है तेजी से अभिक्रिया करता है और ये अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, शायद ये क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, फिर भी समझ लीजिए। दो उदाहरण बताइए। तो अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होता है और तो लवण एवं जल बनता है। जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है तो लवण और जल बनता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखिए ये पे यहाँ पे जो है ये क्षारक है, ये अम्ल है, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेगा तो ये ओ लेके भाग जाएगा, H2O हो जाएगा, इसमें बचेगा Cl, इसमें बचेगा NaCl हो गया, ये क्यों जलीय घोल हो गया। यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण, एक ही उदाहरण से काम चल जाएगा। CaOH के होल ट्वाइस क्षारक है, H2SO4 अम्ल है, तो H2O लेके भागेगा तो यहाँ Ca बचेगा, SO4 CaSO4 हो गया, H2 पहले 2 आ जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह से ये लेसन 2 का पार्ट जो है 5 जो है संपन्न हुआ और लेसन 2 भी संपन्न हुआ। तो अब हम लोग आगे जो है तीसरा लेसन में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही तक रहने दिया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।